गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं एसएसटी ग्रुप। इस चैनल पर हम आपको सीटेट यूपीटेट की मैथ कराएंगे जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की होगी, जो आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इस चैनल पर 17 डेज मैथ सीरीज होगी जिसमें आपके सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्लस पीवाईक्यूज होंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप भी सीटेट पास करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3/4 प्लस 8/5/8 का मान क्या हुआ। ये आपको भिन्न दी गई है, इसको हमें ऐड करना है। 3/4 प्लस 5/8, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर एक ही टेबल में दोनों डिनोमिनेटर यानी हर आ रहे हैं तो बड़ा वाला नंबर हमारे जो होगा एलसीएम होगा। यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 8 से डिवाइड होगा तो 5 का मल्टीप्लाई 1 टाइम में, यानी 8 का डिवाइड 1 से तो 1। 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 11, 6 5 11 नीचे 8। हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 0.25 को भिन्न में लिखने पर क्या मिलेगा। हम जानते हैं 0.25 को लिखेंगे, अगर पॉइंट हटाएंगे कितने नंबर बाद पॉइंट हटा दें तो हर में उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 1 तो हर नंबर के नीचे होता है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये हो गया 25/100। 25 को कट करेंगे 25 से 1 टाइम, 25 को 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, यानी इसकी जो फ्रैक्शन निकल जाएगी 1/4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 20% 50 के इक्वल है। मतलब किसी संख्या का 20% 50 है, संख्या जो होगी 20% किसके इक्वल है? 50 के। तो संख्या मान लेंगे, माना कम दीजिए 20% 50 के इक्वल है, तो 20% को हम क्या करेंगे 50 के बराबर रखेंगे। 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1% की वैल्यू निकल के आएगी 50/20। 10 से 10 कैंसिल आया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/2। सॉरी, यानी 20% को हम रखेंगे 50 के ऊपर, इधर बचेगा परसेंट, 50 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा 50/20 आएगा डिवाइड में 10 से 10 कैंसिल आया, यानी 1% की वैल्यू आई कितनी? 5/2। और हमें निकालनी कितनी है? हर एक चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, जो कंप्लीट होती है वो क्या है? 100% की इक्वल होती है। तो यानी कि 5/2 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, क्योंकि 1 का है तो 100 की वैल्यू निकालिए। 2 से कटेगा 50 टाइम, 1 2 और 2 5 50, 2 5 10 और 0 का 0, ऊपर बचा 5 मल्टीप्लाई 50। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 250 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 12 18 और 24 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब सबसे बड़ी नंबर, यानी 12 को हम कैसे फैक्टर में लिखते हैं? 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द 4 4 3 या 12। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं?
18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 नहीं आएगा। 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 और 24 कैसे लिखेंगे? 24 को हम कैसे लिखेंगे? इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 और 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। अब एचसीएफ बनाने के लिए क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। पेयर एक तो इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा। तो 2 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं है तो नहीं बनेगा। तो इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। तो आंसर आएगा इसका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 8 12 20 का एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? तीनों नंबरों को एक साथ डिवाइड करते हैं। न्यू स्लाइड लीजिए। 8 12 8 12 20 12 20। ऐसे कॉमन नंबर देखेंगे जो इस सभी से कट जाए। 4 से कट जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। अब तीनों क्या है? प्राइम नंबर है, अलग अलग टेबल में आएंगे तीनों के तीनों। तो 2 से इसको कट कर रहे हैं, 2 को 1 टाइम में, 3 का 3 और 5 का 5। अब 3 को कट कर रहे हैं 1 टाइम में, 3 1 ज़ा 3 और 5 का 5। अब 5 को कट करेंगे 1 टाइम में, 5 1 ज़ा 5। अभी फिनिश हो गई। अब क्या करेंगे? इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 120 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। लंबाई यानी एल, एल कितना है? 12। एल इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 8। एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। एल क्या आएगा? 12, बी क्या आएगा? 8, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ग की भुजा 144 सेंटी, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा कितनी होगी? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड या एरिया स्क्वायर। तो एरिया तो हमें दिया है पहले से, एरिया इज इक्वल टू 144। ठीक है, साइड निकालना है हमें। साइड इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। एरिया कितना? 144। साइड कितनी है वो हमको निकालनी है। ठीक है, 144 का फैक्टर कर लेंगे, यानी 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर हो गया, इधर हो गया एस का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। जब
यहाँ घातों की तुलना करेंगे, जब घात इक्वल है तो बेस भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एस हमारा कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जब भी घात इक्वल हो तो बेस इक्वल होते हैं, बेस इक्वल हो तो घात इक्वल होती है। आपने घातांकों कड़ी वाला चैप्टर पढ़ाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन इसका आंसर फिर कितना होगा, 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार 500 की वस्तु को 10% डिस्काउंट पर देता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी सीलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कितने में लाभ है, 10% है, कितने पे, 500 पे, 500 का 10% निकालेंगे तो 500 का 10%, 500 10% हटेगा, आपको मालूम है नीचे 100 आएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाता है, 5 × 10, तो 5 × 10 आएगा 50, यानी हमें उसने 50 का डिस्काउंट दिया, परसेंट में 10 का डिस्काउंट दिया, लेकिन नंबर में रुपीज में कितने का डिस्काउंट दिया, 50 का डिस्काउंट दिया। टोटल बुक का जो एमआरपी था वो कितना था, 500, 500 में से डिस्काउंट कितने का दिया उसने हमें, 50 का, 50 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 450। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो 3 घंटे में, ये बच्चा भी है, 1 घंटे में 60 है तो दूसरे घंटे में 120, और तीसरे घंटे में 180 हो जाएगा। 1 आवर में कितना जा रही है, 1 आवर इक्वल टू 60 किलोमीटर, 3 आवर में कितना जाएगी, 3 × 60, फिर का 0 में करेंगे तो 0, 3 का 6 में करेंगे तो 18, यानी 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2:3 के अनुपात में कुल 25 वस्तुएं हैं, पहले भाग में कितनी वस्तु होंगी, यानी 25 वस्तुओं को हमने ऐसे बताया, अगर किसी को 2 वस्तु मिले तो दूसरे वाले को 3 मिलनी चाहिए, और ये अनुपात आगे भी खत्म नहीं होना चाहिए। यानी टोटल वस्तु कितनी है, 25। ये क्या गिरा है, कितने पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट में, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 2x प्लस 3x, इन दोनों को तो बांटना है, यानी इन दोनों को प्लस करें तो 25 आने चाहिए, तो ये बोलो 25 लिख देंगे, 25 करा हमने, 5x हो गया, 5x इज इक्वल टू 25, 5 इधर जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 25/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमसे पूछ रहा है पहले भाग में, पहला भाग कितना था, 2, हमने माना कितना था, 2x, ठीक है। दूसरे पेज स्लाइड पे करते हैं, तो पहला भाग था 2x, तो 2 की जगह 2x की वैल्यू आएगी 5, और 2 5 जा 10, पहले भाग का आया 10, दूसरा भाग कितना था, 3x, तो 3 की जगह 3 और x की जगह 5, 3 5 से 15। हमसे पूछा कौन से का, पहले भाग का, पहले भाग में कितने आने चाहिए, 10, अगर दूसरे भाग की पूछता तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 7 इज इक्वल टू 15 हो तो x का मान, यानी x और 7 को प्लस कर रहे हैं हम, तो कितना मिल रहा है हमको, 15, तो हमें x का मान बताना है। ये 7 प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, 15 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 8, यानी x की यहाँ पर कितना आना चाहिए, 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हो। 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, 1 के टेबल में 0 भी आता है, या 0 के टेबल में ऐसा कहें 1 भी आता है, ठीक है, तो हर नंबर आता है 1 के टेबल में, लेकिन सिर्फ अपने ही टेबल में है उसी हम समझेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या आती है अपने ही टेबल में, 29, 21 3 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 21 के टेबल में आएगा,
27 3 9 27 के में आएगा, 33 3 11 और 33 के टेबल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 60 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? हमें बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पहला वाला कितना दिया है? 50। दूसरा वाला कितना दिया है? 60। तीसरा वाला हमसे पूछा है तीनों का योग कितना होगा? योग होगा 180। कितना होगा? 180। तो 180 में से इसको माइनस कर दें, 60 50 110, यानी कि तीसरा कोण कितना होगा? 180 में से 110 को माइनस कर दें, कितना बचेगा? 70। ऑप्शन नंबर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि कितनी होगी? वृत्त की त्रिज्या है आर 7 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या, परिधि, परिधि परिधि लिखेंगे, परिधि इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह भी कितना 7, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22 और 4 और 2, 22 को 2 से करेंगे बचेगा 44। हमारा आंसर नंबर 44 बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 5 7 9 11 13 का औसत क्या होगा? औसत होता है सभी नंबरों का सम, और जितने भी नंबर है उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे क्या है औसत निकल जाएगा 5 7 9 11 13। 5 5 7 9 9 11 और 13। कितने नंबर है? 5 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 12 और 9 21 और 11 34 और 13। 5 7 9 11 13, 12 और 9 21 और 11 32, 32 13 45। तो 45/5, 5 से डिवाइड करेंगे 45। औसत बराबर है, औसत को बोलते हैं एवरेज। जैसे कि होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कर लियो पदों की संख्या। पद कितने? 1 2 3 4 5, 5 से ऊपर करेंगे 9 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टार्ट होती है आपकी पेडागोजी। गणित शिक्षण में बच्चों को केवल सूत्र याद कराने के बजाय क्या करना चाहिए? बच्चों को देखो, सबसे पहले तो सीट एड में बच्चा जो है, बच्चों को आप भगवान मान लो। बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बच्चों को न पीटा जाएगा, न बच्चों को किसी होशियार बच्चे से अलग किया जाएगा, न बच्चों को सजा दी जाएगी, न सबक याद कराने को कहा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को आप टोटल क्या मानेंगे? भगवान मान के चलेंगे। बच्चे की आपने गलती ठहराई, वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो पेडागोजी में 16 नंबर का क्वेश्चन है, गणित में बच्चों को केवल सूत्र याद कराने के बजाय क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक होमवर्क देना चाहिए, ज्यादा होमवर्क भी देंगे, ये गलत। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर भी, अवधारणाओं को समझने के अवसर देना चाहिए, या केवल टेक्स्ट जिसके साथ केवल से ओनली लगाओ वो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अधिक से अधिक होमवर्क, ये भी गलत। बच्चा कौन सा? अवधारणाओं को समझने के अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर करके पढ़ाएंगे तो ऑप्शन जो हमारा आंसर है अपने आप निकलेगा। एक बच्चा 25 से प्लस 28 को 43 के बजाय 33 करता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे को डांटना चाहिए? गलत, तो कभी नहीं डांटेंगे, डांटेंगे बच्चे को। उत्तर बता देना चाहिए? ना ही उसको उत्तर बताएंगे। उसकी एरर को समझाने की कोशिश करना चाहिए, उसे दोबारा वही सवाल लिखने के लिए। जब बच्चा गलती ही कर रहा है तो हम उसको बार बार वही क्वेश्चन करने के लिए क्यों कहेंगे?
उसकी गलती को समझना चाहिए कि वो गलती कहाँ पर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में बच्चों की गलतियाँ, गणित में बच्चे गलती क्यों करते हैं उसको समझना चाहिए। किस तरीके से समझना चाहिए, आइए ऑप्शन के माध्यम से। हमेशा उनकी कमजोरी दर्शाती है, हमेशा तो कमजोरी नहीं दर्शाती। आप भी जो बचपन में रहे होंगे, कमजोर रहे होंगे, फिर बाद में उसके ठीक हुए होंगे, टीचर ने आपको समझाया होगा, तो हमेशा तो कमजोरी नहीं रहेगी। तो ये ऑप्शन कैसा है, गलत। सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सकता है, या हमेशा शिक्षक की गलती है होती है, शिक्षक की गलती भी नहीं होगी। उन्हें नजरअंदाज, नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बचा कौन सा, ये वाला, तो ये करेक्ट है। क्या करेंगे, सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगी कि वो बच्चा किस तरीके से सीख रहा है और किस तरीके की गलतियां कर रहा है, हमें ये जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे, बच्चे को डायग्नोज करेंगे, यानी उसका गलतियों को सुधारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्राइमरी लेवल पर गणित सिखाने सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। केवल लेक्चर, लेक्चर दे दोगे तो बच्चे को क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं, सुन के बच्चा खत्म कर देगा, भूल जाएगा। क्या केवल मेमोराइजेशन, याद नहीं कराना उसको, रटाना नहीं है कोई भी चीज। केवल फॉर्मूला, ये भी गलत है, केवल केवल नहीं तो वैसे ही एलिमिनेट होगा। बच्चा कौन सा, ये याद का राइट आंसर। कॉन्क्रीट मटेरियल और एक्टिविटी का प्रयोग करना चाहिए, उसको एक्टिविटी के द्वारा सिखाना चाहिए। और जो भी चीज हम सिखा रहे हैं कि बेटे देखो ये आम से आम होता है, तो उसको आम ला के दिखा देना चाहिए कि आम ऐसा है, तो वो घर पे भी कहेगा बेटे कि ये आम है। आपने उसको बताया सी फॉर कैट, तो उसको कैट ला के दिखाई देने चाहिए, फिर वो उसको कैट ही बोलेगा, बिल्ली नहीं बोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यदि बच्चा किसी गणितीय प्रश्न को हल करने का अपना अलग तरीका बताता है तो उसको क्या करना चाहिए। केवल टेक्स्ट बुक मेथड को स्वीकार करना चाहिए, गलत। उसके तरीकों को गलत कहना चाहिए, ये भी गलत, बच्चे को गलत ठहराएंगे नहीं। उसकी बात को समझेंगे तो सही, कम से कम बोल देना। उसे चुप करा देना चाहिए, बच्चे को भी चुप नहीं कराएंगे। उसकी रीजनिंग को समझना चाहिए, समझना चाहिए बच्चा क्या कह रहा है, कौन सी क्रिएटिव तरीके से कोई नई बात बता रहा है या कोई नया मेथड बता रहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी को समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मुख्य उद्देश्य। प्रॉब्लम सॉल्व करने का गणित में क्या उद्देश्य है, केवल बच्चों को कैलकुलेशन कराना, गलत। बच्चों को रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग विकसित करना, हाँ। बच्चों के अंदर रीजन का क्या करना है, डेवलप करना है, और लॉजिकल थिंकिंग वे करना होगा। 2+2 4, तो उसके अंदर उसको लॉजिक बताना है कि 2+2 4 कैसे होते हैं। फॉर्मूले, ना ही फॉर्मूले याद कराएंगे, ना ही उसे ज्यादा होमवर्क देंगे, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों को फ्रैक्शन की अवधारणा समझाने के लिए क्या करना चाहिए। एक्टिविटी कौन सी उपयोगी हुई इसके लिए। देखिए केवल तो मैंने उठा के इसको काट दो लो, ये भी है, बचा कौन सा, ये कागज वस्तुओं को बराबर भागों में बांटना चाहिए। केवल डेफिनेशन देंगे, देकर बताएंगे उसको कि बेटे ऐसे ये ऐसे वो, तो वो डेफिनेशन तो भूल जाने वाला है। केवल परीक्षा में क्वेश्चन करवाएंगे तो ये भूल जाएगा, या फ्रैक्शन सूत्र याद कराएंगे तो ये भूल जाएगा। हम क्या करेंगे, कागज पेन को उसको बराबर भागों में बांटेंगे और बताएंगे कि देखो बेटे हमने ये एक चीज है, इसको ये डिवाइड कर लिया है, अगर इसका एक हिस्सा आपके पास है तो इसको बोलेंगे 1/4, क्योंकि हमने ये कितने पार्ट करे थे एक पेपर के, 4, यानी टोटल पार्ट बेटे हमेशा नीचे रहते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहती है ऊपर। ठीक है, तो उसको पेपर या चीजों के बराबर पार्ट करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गणित में असेसमेंट का सबसे अच्छा उद्देश्य है। असेसमेंट मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य कौन सा, केवल मार्क्स देना, गलत। बच्चों की लर्निंग को समझना और सुधारना, बिल्कुल सही। बच्चों की लर्निंग
तो असेसमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों की लर्निंग प्रोसेस सुधर रही है कि नहीं सुधर रही है, बच्चे समझ रहे नहीं समझ रहे, तभी तो असेस करेंगे। हाँ ये बच्चा ग्रो कर रहा है, वो बच्चा ग्रो कर रहा है, कौन सा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि अधिकांश बच्चे किसी एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब कोई बच्चा शिक्षक की बताई हुई बातों को नहीं बताया समझ पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। गलत, बच्चों को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, ना बच्चों को नजरअंदाज करके छोड़ देंगे, बच्चों को दोष देना चाहिए, बच्चों को दोष भी नहीं देंगे, केवल होमवर्क देना चाहिए। गलत, टीचिंग स्ट्रेटेजी को बदलकर कॉन्सेप्ट फिर से समझाना चाहिए। हाँ, अगर बच्चों को एक तरीके से नहीं समझ आ रहा तो उसको दूसरे मेथड से बच्चों को समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। गणित में ओपन एंडेड क्वेश्चन उपयोगी है। ओपन एंडेड मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसके एक से ज्यादा क्या हो सॉल्यूशन हो, और क्लोज एंडेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसका सिर्फ फिक्स आंसर हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या करते हैं, फिक्स आंसर देते हैं। पहले ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब इधर देखिए न्यू स्लाइड पे मैं ओपन एंडेड ओ ई बना ले रहा हूँ इसको। ओपन एंडेड तो होता है, जैसे मैंने पूछा 8 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए जिसका सम कितना हो 8 ही रहे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कई तरीके से लिख देंगे। 1+7, ठीक है, 2+8, 3+5, 4+4, क्या ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड मैंने पूछा हिंदुस्तान की राजधानी क्या है, आपने लिख दिया दिल्ली, बस। ये क्या है, क्लोज एंडेड है, यानी इसका आंसर खत्म। यस और नो वाले क्लोज एंडेड होते हैं और जो डेस्क्रिप्शन वाली होती है वो ओपन एंडेड होती है। तो क्या आएगा इसका आंसर, बच्चों की रीजनिंग मल्टीपल स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक बच्चा कहता है कि 1/3 1/2 से बड़ा है क्योंकि 3 बड़ा है 2 से। ये किस प्रकार की स्थिति बताता है, क्योंकि हमने तो उसे बचपन से ऐसे ही समझाया था होल नंबर या प्राकृतिक नंबर में कि 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो वो 3 और 2 पे ही नजर डाल रहे हैं कि 3 2 से बड़ा है इसलिए 1/3 बड़ा है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, सही रीजनिंग वो दे रहा है कि 2 3 से बड़ा है इसलिए 3 बड़ा है, तो ये सही रीजनिंग है, गलत है। कैलकुलेशन एरर है, कैलकुलेशन एरर भी नहीं, क्योंकि हमने इसे बताया 3 बड़ा है हमेशा 2 छोटा है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं, वो आराम से बोल कॉन्सेप्चुअल मिस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बेस पे बताएंगे कि ये बड़ा है और यानी 2 बड़ा है और 3 छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सीखने में भाषा का महत्व इसलिए है क्योंकि गणित में भाषा की कोई जरूरत नहीं होती, गलत भाषा की तो जरूरत होती। अगर हम भी गलत पढ़ा रहे हैं तो आपको भाषा के जरिए तो पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन, बच्चे मैथमेटिकल आइडिया को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये तो वैसे ही गलत हो गए दोनों, क्योंकि इसमें केवल केवल लगाए। क्वेश्चन नंबर 28, रेमेडियल टीचिंग शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। नए चैप्टर शुरू कर देना चाहिए वाला, पहले पुराने चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए, बच्चे के मानसिक लेवल को समझना चाहिए, बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी का पता लगाना। बिल्कुल सही बात है, पहले बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी का पता लगाएंगे कि बच्चा किस तरीके से गलती कर रहा है, उसी के साथ साथ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा होमवर्क देंगे नहीं देंगे, बच्चे दूसरे बच्चे से अलग करेंगे नहीं करेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी बच्चे को किसी से अलग नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से कौन सा गणितीय रीजनिंग का उदाहरण है। फॉर्मूला याद कराना गलत, कोई चीज याद तो कोई चीज करानी नहीं है, आंसर देख कर लिखना गलत है ये भी। अपने उत्तर के पीछे का कारण बताना, ये है रीजनिंग। अगर हमने कोई भी आंसर दिया है तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक अच्छा मैथमेटिकल क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ क्या हो, केवल शिक्षक बोले, केवल 3 बच्चे बोले
बच्चे प्रश्न पूछकर अलग अलग तरीके से आजमाएं और रीजनिंग करें। ये गलत उत्तर देने पर उनको दंड देना चाहिए। गलत उत्तर तो देंगे ही नहीं। अच्छा क्लासरूम वो होगा जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों कैसे हो, साझेदारी हो। यानी टीचर क्वेश्चन पूछे और बच्चे आंसर दें, इसके पीछे की लॉजिकल थिंकिंग बताएं। ठीक है, तो अच्छा क्लासरूम कौन सा है जिसमें टीचर और स्टूडेंट की क्या हो, भागीदारी हो। यानी बच्चे प्रश्न पूछे, अलग अलग तरीके से आजमाएं और रीजनिंग कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। कल मिलेंगे न्यू सीरीज के साथ। क्लास नंबर 2 होगी कल, और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट के आपके क्या होंगे, मैथ के क्वेश्चन।